दोस्तों, स्वागत है आपका बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। 10th क्लास का सामाजिक विज्ञान चल रहा है इस समय। तो देखिए 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो देखिए 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से प्रारंभ हुई थी। स्पष्ट करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और 1789 ईस्वी की जो क्रांति है ये ऑल कंपटीशन IAS PCS रेलवे SSC PWD विभाग वन विभाग आदि यानी कि ऑल कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई। 4 विकल्प बन जाएंगे इसके, 1789 ईस्वी, 88, 87, 86। तो आपको राइट आंसर पर टिक करना होता है। तो यहाँ से ही आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से प्रारंभ हुई थी राष्ट्रवाद की प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति। ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद की प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। इस क्रांति के फलस्वरूप प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों में केंद्रित हो गई। इस क्रांति ने फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न की। अठारह ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो राष्ट्रवाद की प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से प्रारंभ हुई थी। स्पष्ट करें क्वेश्चन है आपका। और 1789 ईस्वी की जो फ्रांसीसी क्रांति है, ऑल कंपटीशन IAS PCS रेलवे SSC लोअर सबऑर्डिनेट LDC यानी कि सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन अक्सर आता है इतिहास में। तो क्वेश्चन किस टाइप से बनता है यानी कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई। तो 1789, 86, 88 इस टाइप से विकल्प बनेंगे आपके। ठीक है। तो 1789 फ्रांसीसी क्रांति से प्रारंभ हुई यानी कि क्या प्रारंभ हुआ, राष्ट्रवाद की प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति। यूरोप में राष्ट्रवाद की प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। इस क्रांति के फलस्वरूप प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के केंद्रित हो गई। इस क्रांति ने फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न की। सामूहिक यानी कि क्रांति के द्वारा जो है समूह बनने और सामूहिक भावना की क्रांति उत्पन्न हो गई। ठीक है गाइस। तो देखिए राष्ट्रवाद की इस प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति को 1789 ईस्वी की बोलो मत राष्ट्रवाद की इस प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति को 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा निम्न रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। इस क्रांति में फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने प्रारंभ में अनेक ऐसे कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हो सकती थी। जैसे फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने पितृभूमि नागरिक जैसे विचारों को फ्रांसीसी लोगों तक पहुंचाया। एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया यानी कि एक पहचान चुनी गई। ठीक है, एक पहचान चुनी गई आपकी। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का प्रमुख लक्ष्य यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त करना था। यानी कि निरंकुश शासक उन्हें कहते हैं जो लोगों पर अत्याचार करते हैं। ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का जो मुख्य लक्ष्य था यूरोप के जो लोग थे निरंकुश शासकों का मुक्त करना। नेक्स्ट टॉपिक आपका थर्ड, इस क्रांति के बाद नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्रों में जिन क्रांतिकारी सिद्धांतों को सम्मिलित किया वे राष्ट्रवाद की ही एक अभिव्यक्ति थे।
सन 1804 में नेपोलियन ने एक नागरिक संहिता का निर्माण किया था, जिनमें जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है, इस नागरिक संहिता में कानून के समक्ष समानता, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखने की बात कही गई थी। नेक्स्ट, कुलीन वर्ग को प्राप्त विशेषाधिकारों की समाप्ति के लिए पश्चात शिक्षित उदारवादी मध्यम वर्गों के बीच राष्ट्रीय एकता के विचारों को अधिक प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। सामाजिक विज्ञान चल रहा है आपका, कक्षा 10 SST। तो देखिए, जोसेफ मेजनी आदि के विचार। अब जोसेफ मेजनी के आदि के विचार देखते हैं। तो रोमानीवाद से आप क्या समझते हैं? अब रोमानीवाद ने राष्ट्रीयता की धारणा के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। रोमानीवाद कहते किसे हैं, है क्या? तो रोमानीवाद जो शब्द है उसको देखते हैं हम। ठीक है गाइस, रोमानीवाद का अभिप्राय। रोमानीवाद एक ऐसी सांस्कृतिक आंदोलन था जो विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। यानी कि रोमानीवाद जो था एक विशेष प्रकार का सांस्कृतिक आंदोलन था जो राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था, यानी कि सबके दिल में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हो। यह एक कलात्मक, साहित्यिक, बौद्धिक आंदोलन था जो 18वीं सदी में राष्ट्रवादी भावना के एक विशेष रूप को विकसित करने के लिए उदित हुआ था। इस आंदोलन ने लोक कला, देसी भाषा को महामंडित किया। राष्ट्रीयता की धारणा में योगदान। रोमानीवाद ने राष्ट्रीयता की धारणा के विकास में योगदान दिया। वह इस प्रकार है। राष्ट्रीयता की धारणा का विकास केवल युद्धों, क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। राष्ट्र के निर्माण में संस्कृति ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कला, काव्य, कहानियों, किस्से, संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने, व्यक्त करने में सहयोग दिया। सेकंड टॉपिक है आपका, रोमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर रोमानी कलाकारों ने तर्क वितर्क, विज्ञान के महामंडन की आलोचना की। इसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि, रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। नेक्स्ट थर्ड है, उनकी इच्छा थी कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति, एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। विरासत कहते हैं जो पुरानी संपत्ति होती है, जो पुराने पूर्वजों से मिली होती है विरासत में। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। तो रोमानी दार्शनिक लोक गीतों, लोक काव्य, लोक नृत्य द्वारा वास्तविक राष्ट्रवादी भावना पैदा करना चाहते थे। यानी कि दार्शनिक रोमानी जो थे वो क्या थे, क्रांतिकारी थे। दार्शनिक, दूर की सोच रखने वाले। लोकगीत, जो लोकगीत चलते हैं, नृत्य चलते हैं। ठीक है, जैसे बिहू हो गया। लोक काव्य, काव्य का मतलब जिसमें हम पढ़ते हैं, गद्य और काव्य संकलन आपने किताबें पढ़ी होंगी हिंदी में। लोक नृत्य द्वारा लोगों को सूचित करना, वास्तविक राष्ट्रीय भावना का पैदा करना था। जर्मन दार्शनिक योहान गॉडफ्रीड जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जनकाव्यों, लोक नृत्यों से प्रकट होती थी। इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था। स्थानीय बोलियों पर बल, स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितने जानेंगे, समझेंगे, तो उतनी ही राष्ट्र की भावना बढ़ेगी। जिनमें से अधिकांश निरक्षर थे। यानी कि निरक्षर का मतलब पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है गाइज,
कैरोल स्कर्फी ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा और संगीत से गुणगान किया। यानी कि उनके इंस्ट्रूमेंट थे, औजार थे, ओपेरा और संगीत से गुणगान किया। पोलोनेस और मुजरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। यानी कि पोलेनेस और आपका मुजराक जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। ठीक है गाइज, यानी कि ये लोक नृत्य थे तो उन्होंने राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देखिए गाइज, आगे देखते हैं। उदारवाद। अब उदारवाद क्या है? तो देखिए, उदार शब्द आया। उदारवाद, उदार का मतलब होता है किसी चीज़ को उदार, कहते हैं ना उदास होना। तो उदारवादियों की 1848 की क्रांति ने विश्व में किन विचारों को बढ़ावा दिया? ठीक है गाइज, 2012 में बोर्ड परीक्षाओं में आया हुआ है। अथवा का मतलब मैंने आपको बताया है, अथवा का मतलब दोनों का आंसर सेम होता है। 19वीं सदी के यूरोपीय उत्तरवादी राष्ट्रवाद से आपका क्या अभिप्राय है? ठीक है गाइज, तो दोनों का आंसर सेम होगा, आगे ध्यान रखेंगे। तो देखिए, चलिए आंसर पे आते हैं। तो आंसर है उदारवाद का अर्थ। अब उदारवाद का हम अर्थ देखते हैं, अर्थ है क्या? तो उदारवाद का मतलब मैंने अभी आपको सिंपल शब्दों में समझाया, यानी कि जो उदास लोग होते हैं। तो उदार शब्द लातिन भाषा के, यानी कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा गाइज आपका, अगर कंपटीशन में आना है तो शब्द आ जाएगा उदार शब्द किस भाषा से बना हुआ है। तो उदारवाद जो शब्द है लातिन भाषा के मूल लीवर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। अब देखिए, उदारवाद शब्द का अर्थ क्या मिला हमें? आज़ाद। तो आपको कंपटीशन में अगर आता है तो एक तो सिंपल मैंने बता दिया उदारवाद का मतलब, यानी कि उदास, और इसमें जो खास शब्द दिया गया, अर्थ दिया गया है, तो उदारवाद का मतलब है आज़ाद। गाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो उदारवाद शब्द का अर्थ है आज़ाद। तो नए माध्यम के वर्गों के लिए उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता, कानून के समक्ष सबकी बराबरी, यानी कि व्यक्ति स्वतंत्र हो और कानून के समक्ष सभी समान होने चाहिए। ठीक है गाइज, आपको समक्ष का मतलब है कानून के, कहीं भी जाने की, आने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता। तो देखिए, उदारवादियों की 1848 ईस्वी की क्रांति का अर्थ। तो उदारवादियों की 1848 ईस्वी की क्रांति का अर्थ था राजतंत्र की समाप्ति। अब देखिए, उदारवादी जो थे, उदारवादी का मतलब है यानी कि आज़ाद। तो उदारवादियों की जो 1848 ईस्वी की क्रांति का जो अर्थ था, यानी कि उदारवादियों ने जो क्रांति करी, तो उसका मेन उद्देश्य था केवल राजतंत्र की समाप्ति, यानी कि राजा का शासन समाप्त करना था यूरोप में और प्रजातंत्र को बहाल करना था। ठीक है, डेमोक्रेसी को लाना था और राजतंत्र को समाप्त करना था, क्योंकि राजतंत्र शासन में तानाशाही चलती है। ठीक है, जो राजा कहता है प्रजा को मानना पड़ता है, विवश होना पड़ता है, और प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होता है। अगर प्रजा को अच्छा नहीं लगता है तो वो राजा को हटा देती है या बवाल कर देती है। ठीक है गाइज, जैसे इस समय हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र चल रहा है इंडिया में। ठीक है, तो आगे देखते हैं गाइज। आगे देखिए, इसी का आंसर है गणतंत्र की स्थापना। तो गणतंत्र की स्थापना करना था, यानी कि उदारवादियों का जो मेन उद्देश्य था 1848 की क्रांति का, गणतंत्र की स्थापना करना, राजतंत्र का समाप्ति करना। ठीक है गाइज, उदारवादियों की 1848 की क्रांति के फ्रांस के मध्यम वर्गीय लोगों से संबंधित थी। इस क्रांति के, यानी कि ये लोग किस प्रकार के थे? मध्यम वर्ग के, यानी कि उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, इन दोनों के कोई नहीं था, मध्यम वर्ग थे। ठीक है गाइज, लोगों से संबंधित थी। इस क्रांति के फलस्वरूप फरवरी 1848 में फ्रांस के सम्राट को सिंहासन छोड़ना पड़ा और फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना की गई। यह गणतंत्र पुरुषों के सर्वव्यापी मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य देशों में जहाँ यानी कि यूरोप में बहुत सारी कंट्री हैं। ठीक है, जैसे एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं? लगभग 45 देश हैं।
तो वैसे ही यूरोप महाद्वीप जो है उसमें भी छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं। ठीक है गाइज। तो देशों में जहाँ जहाँ अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्यों की स्थापना नहीं हुई थी, वहाँ के उदारवादी मध्यम वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग की, यानी कि वहाँ के लोगों ने संविधान को बनाने की मांग की और राष्ट्र की एकीकरण की मांग से संबंधित कर दिया, यानी कि एकीकरण, पूरे राष्ट्र को एक करने का मांग किया। उन्होंने एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग को बढ़ावा दिया। यह राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। ठीक है गाइज। उदारवादियों के विचार। अब उदारवादियों के विचार क्या हैं? ठीक है, तो देखते हैं गाइज। इतिहास भूगोल की एक कहावत होती है, यानी कि सामाजिक विज्ञान और इतिहास भूगोल बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। ठीक है गाइज। IAS PCS निकालने के लिए अक्सर स्टूडेंट साइंस साइड के सब्जेक्ट छोड़ के ये सारे सब्जेक्ट चुनते हैं, तो इसको ऐसा नहीं समझना है। ठीक है गाइज। तो देखिए उदारवादियों के विचार देखते हैं। और इतिहास भूगोल कहावत आपने सुनी होगी, रात को रटा और सुबह को सफ़ा। तो हमने रटना नहीं है, रट के नहीं पढ़ना है, समझ के याद करना है। ठीक है, समझा हुआ लॉन्ग टाइम तक रहेगा और लिख के याद करिए, यानी कि समझिए फिर अपने शब्दों में उसे लिखिए। डिक्टो आपको रटना नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको नहीं रटना है, उसको समझना है। उदारवाद का अर्थ लिखना है तो अपने शब्दों में लिखना है, व्यक्त करना है। उदार शब्द का बस अर्थ समझ लेना आपको। ठीक है गाइज। क्वेश्चन कितना ही भी लंबा है, आंसर कितना ही भी लंबा है, आपको अपने शब्दों में आंसर देना है। ठीक है गाइज। सामाजिक आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया। अब देखते हैं राजनीतिक विचार। तो राजनीतिक विचार किसे कहते हैं? उदारवादियों ने निरंकुश शासक तथा पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों को समाप्ति पर बल दिया, यानी कि जो उदारवादी जो क्रांतिकारी थे, तो निरंकुश शासक, निरंकुश का अर्थ मैंने आपको बताया ही है, यानी कि अत्याचारी होते हैं ये लोग और निम्न वर्ग पर अत्याचार करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं। ठीक है। पादरी ये ईसाई धर्म के लोग होते हैं जो मेन चर्च में रहते हैं, उनको पादरी कहा जाता है। विशेषाधिकारों की समाप्ति कर दी इन दोनों की। उन्होंने संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का समर्थन किया। ठीक है गाइज। जैसे अपने यहाँ भी पहले छुआछूत की भावना हुआ करती थी, अब वो इस समय लिटरेसी दर हमारे यहाँ की बढ़ चुकी है, तो वो कम हो चुकी है। ठीक है गाइज। उदारवादी ऐसी सरकार की स्थापना पर बल देते थे जो सभी की सहमति से बनी हो। ठीक है। नेक्स्ट इसका देखिए, पहले टॉपिक आपने, सेकंड में वे कानून के समान समानता के पक्षपाती थे, परंतु उनका यह विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में नहीं था। अब देखते हैं सामाजिक विचार। तो उदारवादियों ने सामाजिक विचार में क्या कहा? तो देखिए सामाजिक विचार आए हैं आपके सामने। महिलाओं के सामाजिक विचार में फर्स्ट देखते हैं, महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने की मांग बढ़ने लगी, यानी कि महिलाएं भी राजनीति में आने लगी। जैसे डेमोक्रेसी अपने यहाँ इंडिया में है, तो वैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और राजनीति में महिलाओं की अधिकार की मांग बढ़ने लगी। जैसे हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में MP MLA सांसद। ठीक है। तो गाइज हमारे यहाँ देखिए प्रधानमंत्री भी बनने को तैयार हैं महिलाएं, और बनी भी हैं। तो वैसे ही यूरोप में भी मांग होने लगी। ठीक है गाइज। आगे देखते हैं। तो देखिए B, यानी कि भूदास तत्व तथा बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने पर बल दिया गया। भूदास तत्व का मतलब होता है पुराने समय में लोगों को दास बना के रखा जाता था, यानी कि जो बड़े लोग होते थे वो अपने काम करवाते थे, अत्याचार करते थे, उनको खाना नहीं देते थे। ठीक है। गलत तरीके से उनसे बिहेव करा जाता था, बर्ताव करा जाता था, तो इसको कहते हैं दास तत्व। ठीक है। यानी कि अब बंधुआ मजदूरी का मतलब होता है गाइज, यानी कि मजदूरों को केवल बांध के रखा जाता था पुराने समय में कि बस आपको इतनी ही मजदूरी में काम करना है, मरो चाहे कुछ भी करो। ठीक है। आपका घर चले या नहीं चले। आज क्या है, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, इंसान स्वतंत्र है, मजदूर भी स्वतंत्र है, करना चाहेगा करेगा काम, नहीं करेगा तो मत करो। ठीक है। वो आज़ाद है, वो आपसे कहेगा मैं इतने पैसे लेऊँगा तो करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। आप उसको जबरन काम पे नहीं रख सकते हैं। ठीक है गाइज।
तो बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया गया। अब आगे देखते हैं थर्ड टॉपिक, आर्थिक विचार। आर्थिक विचार उदारवादियों ने फर्स्ट है बाजारों की मुक्ति, वस्तुओं पूंजी आयात निर्यात पर राज्य द्वारा लगाए नियंत्रणों को समाप्ति पर बल दिया। यानी कि जो उदारवादी थे, उदारवादी क्रांतिकारी थे यूरोप में, तो उन्होंने बाजारों में मुक्ति, वस्तुएं जैसे वस्तु थी, पूंजी आयात निर्यात, यानी कि आयात कहते हैं बाहर से वस्तु को आना, और निर्यात कहते हैं हम अपने यहाँ से वस्तु को बना के दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में भेजना। तो उन पर आयात पे एक शुल्क लगाती थी सरकार, ठीक है गाइज, यानी कि प्रजातंत्र, राजतंत्र। तो अब वो शुल्क नहीं लगेगा, तो उसको नियंत्रण और समाप्त करने पर बल दिया। किसने? उदारवादी जो क्रांतिकारी थे। सेकंड टॉपिक है, देखिए इसका, उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व को अनिवार्य बना देना चाहते थे। अब उदारवादी जो थे, यानी कि निजी संपत्ति को स्वामित्व को अनिवार्य बना देना चाहते थे, यानी कि जिसकी निजी संपत्ति ज़्यादा है वो वैसे ही बनी रहे। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। आय से अधिक आप संपत्ति नहीं रख सकते हैं। अगर आय से अधिक ज़्यादा संपत्ति है तो हमें उसका ब्यौरा देना पड़ेगा और सरकार को हमें टैक्स देना पड़ता है। ठीक है गाइज, ये हमारे ह्यूमन राइट्स मूल अधिकार में आता है। आय से अधिक हम संपत्ति नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, बहुत से देशों में उदारवादी विचारों से प्रभावित होकर भूदासतत्व, बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। तो देखिए, जो यूरोप के अन्य कंट्री थी, छोटे छोटे देश थे, तो उनमें भी उदारवादियों के विचारों से प्रभावित होकर, यानी कि उदारवादी के विचार जो थे उनसे जनता या जो भी वहाँ के राजा थे वो प्रभावित हुए, प्रभावित होना पड़ा, क्रांति हुई और उनको होना पड़ेगा मजबूरन। तो भूदासतत्व और बंधुआ मजदूरी को समाप्त करना पड़ा उन्हें। ठीक है, जैसे कभी कभी आपने यहाँ भी देखा होगा, अगर पब्लिक डिमांड करेगी तो उसको करना पड़ेगा सरकार को। ठीक है गाइज, तो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, आपका है पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी, ग्रीस आंदोलन। अब देखिए, ये चार देश हैं आपके, 5 देश, पोलैंड, हंगरी, इटली और जर्मनी, ग्रीस आंदोलन, यानी कि इनमें कैसे कैसे आंदोलन हुए। ठीक है, ये यूरोप के कंट्री हैं, सारी यूरोप के राष्ट्र हैं। यूरोप कॉन्टिनेंट जो महाद्वीप है। तो देखिए, ग्रेट ब्रिटेन के आदर्श राष्ट्र राज्य बनने के कारण स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्रेट ब्रिटेन का आदर्श राज्य बनने के कारण, तो आदर्श राज्य कैसे बना। ठीक है, तो गाइस देखते हैं, अब आंसर पे चलते हैं। ग्रेट ब्रिटेन के आदर्श राज्य बनने के कारणों को हम निम्न रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, ग्रेट ब्रिटेन के आदर्श राष्ट्र राज्य बनने के निम्न कारण हैं। ठीक है गाइस, रटना नहीं है, समझना है और समझ के अपनी लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, रटन तो तोता कभी सही नहीं रहता है। ठीक है गाइस, तो देखिए फर्स्ट देखते हैं, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद, राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई भी उथल पुथल अथवा क्रांति का परिणाम नहीं था, बल्कि एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। यानी कि क्रांति भी चली और एक प्रक्रिया भी चली गाइज, यानी कि लंबे समय से इसकी मांग चल रही थी। ठीक है, सेकंड टॉपिक आपका, ब्रिटेन में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉटिश, आयरिश आदि जातियां समूह थे जिनकी पहचान निर्जातियाँ थी। यानी कि कुछ समूह होती हैं, कुछ जातियाँ होती हैं, तो उनको जो था उनकी पहचान कम होती है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं थर्ड टॉपिक। तो थर्ड टॉपिक में क्या दिया है, देखिए, इन जातीय समूह में अंग्रेजों की शक्ति, धन संपत्ति, गौरव की वृद्धि हुई, तो वे द्वीप समूह के अन्य जातीय समूह पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल हुए। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं, इसी का आंसर है। फोर्थ टॉपिक है लंबे टकराव। लंबे टकराव का मतलब है लंबी लड़ाई, संघर्ष, यानी कि जूझना, काम के प्रति अब काम करना। आंगल संसद ने, यानी कि जो संसद का नाम था उसको आंगल दिया गया, तो आंगल संसद ने 1688 ईस्वी में राजतंत्र से शक्ति छीन ली। अब जो आंगल संसद थी तो उसने यूरोप में जो था राजतंत्र से शक्ति छीन ली और राजा को हटा दिया गया। ठीक है गाइस, इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिनके केंद्र में
इंग्लैंड था। और जिनके केंद्र में कौन देश आया? इंग्लैंड। अब देखिए 5 टॉपिक देखते हैं। 5वां, 1707 ईस्वी में इंग्लैंड स्कॉटलैंड के बीच एक एक्ट पारित हुआ, एक्ट यूनियन हुआ। परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। अब देखिए यूनाइटेड का मतलब होता है मिला जुला, यूनाइट, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम, जैसे हमारे हैं यूनाइटेड का प्रेशर कुकर, तो यानी कि संगठन। तो यूनाइटेड किंगडम का मतलब बहुत सारे राज्य मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इस प्रकार सबसे पहले उन्होंने स्कॉटिश लोगों को अपने देशों में सम्मिलित किया, फिर उन पर प्रभुत्व स्थापित किया, ठीक है गाइज। आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्ट धर्म मनाने वालों के बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की, ठीक है। अंग्रेज तत्पश्चात उन्होंने आयरिश लोगों पर नियंत्रण किया और 1801 ईस्वी में आयरलैंड को बलपूर्वक ब्रिटेनी राज्य में सम्मिलित कर लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का शांतिपूर्ण तरीके से गठन हुआ। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का शांतिपूर्वक, यानी कि देखिए चौथा टॉपिक है गाइज, हम इसे देखते हैं। 6ठा टॉपिक, अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्ट धर्म मनाने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। तत्पश्चात उन्होंने आयरिश लोगों पर नियंत्रण किया और 1801 ईस्वी में आयरलैंड को बलपूर्वक ब्रिटानी राज्य में सम्मिलित कर लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का शांतिपूर्ण तरीके से गठन हुआ, जिसे कुछ विद्वानों ने आदर्श राष्ट्र राज्य का नाम दिया। तो विद्वान जो होते हैं तो ना उन्होंने आदर्श राज्य का, आदर्श राष्ट्र यानी कि अच्छा राष्ट्र, उसका नाम दिया, ठीक है गाइज। आगे देखते हैं। तो 5वां क्वेश्चन है, तो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन। अब देखिए जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो जर्मनी का एकीकरण जिन सोपानों में हुआ, यानी कि सोपान कहते हैं सीढ़ी, तो सीढ़ी दर सीढ़ी यानी कि कदम दर कदम, उसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। पहली अवस्था, अब फर्स्ट स्टेज क्या है देखते हैं। 18वीं शताब्दी में जर्मनी अनेक राज्यों प्रुसिया, बावेरिया, सैक्सनी आदि में विभाजित था, इसलिए इसके आर्थिक विकास की गति भी बहुत धीमी थी, यानी कि बहुत सारे उसमें विभाजित था। राष्ट्रीय चेतना के जागृत होने पर जर्मनी के विभिन्न राज्यों की लोगों ने एकीकरण की मांग उठाना आरंभ कर दिया, यानी कि जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी क्या था, बिखरा हुआ पड़ा था, तो उसको एक करना था, ठीक है। जैसे घर में बंटवारा हो जाता है, फिर घर वाले एक हो जाते हैं, तो वैसी जर्मनी भी बिखरा हुआ था। अब उसकी एकीकरण की मांग उठने लगी। तो 1815 ईस्वी में जर्मनी के राज्यों को ऑस्ट्रिया के साथ मिलाकर एक जर्मन महासंघ की स्थापना करी, ठीक है गाइज। बीबस महासंघ की स्थापना करने का प्रयास किया गया। बीबस होकर फ्रैंकफर्ट में एक राष्ट्रीय पार्लियामेंट बुलाई गई, जिसे संविधान बनाने का कार्य सौंपा गया, परंतु इस पार्लियामेंट को ऑस्ट्रिया के विरोध के कारण सफलता प्राप्त न हो सकी। दूसरी, सेकंड देखिए स्टेज क्या है। इस क्रांति के असफलता के पश्चात जर्मनी में एकीकरण का कार्य लोकतंत्र के रूप में न होकर बिस्मार्क द्वारा सैन्य शक्ति, कूटनीतिक सहारे लिए जाने लगे। अपनी रक्त और लोहे की नीति द्वारा इस एकीकरण के कार्य को पूरा किया गया। सबसे पहले 1864 ईस्वी में बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रसा डेनमार्क में एक युद्ध हुआ, जिसमें प्रसा की जीत हुई और सेल्सविस का प्रदेश प्राप्त हुआ। तीसरी अवस्था देखते हैं गाइज। 1866 ईस्वी में प्रसा जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ, यानी कि प्रसा अलग राष्ट्र है, जर्मनी अलग है, दोनों में युद्ध हुआ। इस युद्ध में विजय के पश्चात प्रसा के साथ अनेक प्रदेश जैसे होनोवर, होल्स्टीन, लग्जमबर्ग, कैसल,
फ्रैंकफर्ट आदि आ मिले। जर्मनी से ऑस्ट्रिया का प्रभाव अब हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अब जर्मनी से जो ऑस्ट्रिया का प्रभाव था यानी कि वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। ठीक है गाइज, इससे जर्मनी के एकीकरण का कार्य भी सरल हो गया और जर्मनी के एकीकरण का कार्य भी सरल हुआ। तो तीसरी अवस्था तो ये थी। अब चौथी अवस्था में देखते हैं क्या हुआ। ठीक है गाइज, अंत में 1870 ईस्वी में फ्रांस के साथ जर्मनी का एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें फ्रांस को पराजय का सामना करना पड़ा और उसे आल्सेस और लॉरेन के महत्वपूर्ण प्रदेश छीन लिए गए। इन विजयों से प्रभावित होकर शेष बचे जर्मन प्रदेश भी जैसे बावेरिया, वर्टमबर्ग, ब्रिटेन, दक्षिणी हेस जर्मन महासंघ में सम्मिलित हो गए। और प्रशा के शासक विलियम प्रथम को 1871 ईस्वी में संयुक्त जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया। तो देखिए, संयुक्त जर्मनी का सम्राट 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम बना। आपको याद रखना है। ठीक है, संयुक्त जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया। क्वेश्चन आएगा 1871 ईस्वी में संयुक्त जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया, तो विलियम प्रथम को। ठीक है गाइज, एक नंबर में बहुविकल्पीय में कंपटीशन टाइप का और बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं। बिस्मार्क के प्रयासों से 1831 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण का कार्य पूरा हुआ। तो देखिए, एक क्वेश्चन और बन जाएगा आपका एक नंबर का, यानी कि किस जर्मनी का एकीकरण का कार्य पूरा हुआ किस महानायक के दिशा निर्देशन में। तो राइट आंसर आपको 4 विकल्प मिलेंगे। तो राइट आंसर होगा आपका बिस्मार्क के प्रयत्नों से। तो किसका प्रयत्न था ज़्यादातर, बिस्मार्क का, और जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं इटली का एकीकरण। तो इटली का भी एकीकरण, इटली भी बिखरा हुआ पड़ा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में आया हुआ है इटली। अब देखिए आंसर देखते हैं। इटली एक यूरोपीय राष्ट्र है, यानी कि ये भी क्या है, इटली भी यूरोपीय कंट्री राष्ट्र है। तो यूरोप कॉन्टिनेंट जो है, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कौन सा राष्ट्र कौन से कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, इसके एकीकरण की प्रक्रिया को निम्नलिखित बिंदुओं से प्रस्तुत किया जाए। तो देखिए, फर्स्ट आपका क्या है, जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास रहा। विखंडन मतलब कुछ लोग परिवार को तोड़ने वाले होते हैं, कुछ जोड़ने वाले होते हैं, और सही कुछ ही होते हैं, बाकी तोड़ने वाले ज़्यादा होते हैं। तो वैसे जर्मनी की तरह भी इटली भी बिखरा हुआ पड़ा था, यानी कि जो राजनेता होते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं, वो इधर से उधर बखेरते रहते हैं। ठीक है, तो जनता को दिखाते रहते हैं और वैसे एक रहते हैं, और वो विखंडन करना चाहते हैं और जनता में भी लड़ाई कराना चाहते हैं, फिर आके समझौता कराना चाहते हैं। ठीक है, तो इटली अनेक वंशानुगत राज्यों एवं बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। 19वीं शताब्दी के मध्य में इटली 7 राज्यों में विभाजित था। अब देखिए क्वेश्चन आ जाएगा आपका एक नंबर का बन जाएगा यहाँ से, 19वीं शताब्दी के मध्य में इटली कितने राज्यों में विभाजित था। तो देखिए कितने राज्यों में विभाजित था, उसमें आपके विकल्प बनेंगे 7, 6, 4, 5। तो आपको 7 ध्यान रखना। तो 19वीं शताब्दी अब हमारी कौन सी शताब्दी चल रही है, 21वीं। तो 19वीं सदी में जो था इटली 7 राज्यों में विभाजित था, जिनमें से केवल एक राज्य सार्डिनिया पिडमांड में एक इतालवी राजघराने का शासक था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग के नियंत्रण में था। ठीक है, अब क्वेश्चन उठेगा आपका उत्तरी भाग, यानी कि उत्तरी भाग ऑस्ट्रिया किसके नियंत्रण में था। तो देखिए एक नंबर के गाइस ध्यान से इसीलिए पढ़ना है। तो उत्तरी भाग ऑस्ट्रिया किसके नियंत्रण में था, तो हैब्सबर्ग के नियंत्रण में था। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा हैब्सबर्ग के नियंत्रण में था। मध्य भाग पर पोप का शासन था। दक्षिणी भाग स्पेन के बूर्गो राजाओं के अधीन थे। इस समय तक इतालवी भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था, इसलिए अभी तक इनके विपक्षी क्षेत्रीय स्थानीय रूप मौजूद थे।
थर्ड टॉपिक है जूसेप मेज़नी ने इटली के एकीकरण में बहुत योगदान दिया। ठीक है, तो इटली के एकीकरण में भी जूसेप मेज़नी का योगदान हुआ। 1830 के दशक में जूसेप मेज़नी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक कार्यक्रम का निर्माण किया। उसने अपने उद्देश्यों के प्रचार प्रसार के लिए माइसे में यंग इटली तथा 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक 2 क्रांतिकारी संस्थाओं की स्थापना की। ठीक है, तो यंग यूरोप क्वेश्चन बहुत आता है। माइसे में यंग इटली और यंग यूरोप नामक 2 क्रांतिकारी संस्थाओं की स्थापना किसने की? ठीक है, तो जूसेप मेज़नी, जिनके माध्यम से उन्होंने इटली वासियों ने राष्ट्रीयता, देशभक्ति, त्याग व बलिदान की भावनाएं उत्पन्न की। जूसेप गैरिबाल्डी भी यंग इटली आंदोलन से जुड़ा हुआ। 1874 में पीडमॉन्ट में गणतंत्रीय विद्रोह में भाग लिया। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। सन 1831 में 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह की सफलता के पश्चात युद्ध के द्वारा इतालवी राज्यों को संगठित करने का दायित्व सार्डिनिया पीडमॉन्ट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर आ गया। इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व करता मंत्री प्रमुख काबुल ने फ्रांस, सार्डिनिया, पीडमॉन्ट के मध्य कूटनीति संधि कराई। कूटनीति संधि का मतलब उनमें समझौता कराया। सन 1859 में सार्डिनिया पीडमॉन्ट ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया। इस युद्ध में नियमित सैनिकों के अतिरिक्त जूसेप गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सशस्त्र स्वयंसेवकों ने भी भाग लिया था। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सन 1860 में गैरिबाल्डी दक्षिणी इटली 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए। स्पेनी शासकों को हटाने के लिए किसानों की मदद प्राप्त करने में सफल हुए। 1861 में इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा आपका 1861 में इटली का राजा किसे घोषित किया गया? तो आपको बस केवल नाम याद रखना है, इमैनुएल द्वितीय। ठीक है गाइस। सन 1861 ईस्वी में वेनिसिया को भी इटली में मिला लिया गया। 1870 ईस्वी में फ्रांस वर्षा के मध्य युद्ध हुआ। फ्रांस ने अपने सैनिक रोम से हटा लिए। इस अवसर का लाभ उठाकर इटली की सेनाओं ने रोम पर अधिकार कर लिया। तब जाकर मेपल राज्य भी अंततः इटली में सम्मिलित हो गया। इस प्रकार इटली का एकीकरण हुआ। ठीक है गाइस, तो इटली का एकीकरण कैसे हुआ, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये आज के लिए आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 लॉन्ग क्वेश्चन थे। ठीक है गाइस, तो इनको ध्यान से पढ़ना है, याद करना है और अपने नोट्स बनाने हैं और 10th क्लास और ऑल कंपटीशन में आगे बढ़ना है। ठीक है गाइस, तो जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को आगे देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में आगे को शेयर करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।